हेलो एवरीवन। हेलो सर। आज का हमारा हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल अभी होगा। तो हमारे थ्योरेटिकल क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसमें हमने पहले जो ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू है, ग्रोस एनुअल वैल्यू है, वो हमने निकाली थी। उसके बाद हमने इंटरेस्ट वाला पोर्शन देखा था। आज फिर एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अभी स्टार्ट करें। यस सर। मान लो जो लोग बीच में ज्वाइन होंगे वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। हाँ जी, रिकॉर्ड तो हो रहा है। हम्म। अभी जैसे हमने सैलरी वाला पार्ट कंप्लीट किया था, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम ये अलग अलग क्यों चेक कर रहे हैं? हमको अभी ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। ग्रोस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करनी है, जिसको ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं, वो ग्रोस टोटल इनकम भी बोलते हैं। तो ग्रोस टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड रहता है? सबसे फर्स्ट रहता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जैसे सैलरी, बोनस, फिर टैक्सेबल अलाउंस, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, फिर ग्रोस सैलरी आ जाती है। उसमें फिर डिडक्शन हमको मिल जाता है अंडर सेक्शन 16 में। ठीक है, 3 टाइप के डिडक्शन थे, इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन था। और नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा कंप्यूट हो जाता है। उसके बाद अभी हमारा क्या चल रहा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जैसे नेट एनुअल वैल्यू हम निकालते हैं। नेट एनुअल वैल्यू हमारी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जीरो रहती है, और अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी एक कैलकुलेशन रहती है। तो नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद हम उसमें से डिडक्शंस कम कर देते हैं अंडर सेक्शन 24। तो 24A में हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है 30%, और 24B में हमारा इंटरेस्ट वाला पोर्शन रहता है कि अगर हमने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो वो हमको डिडक्शन इसमें मिल जाएगा। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है। उसके बाद कैपिटल गेन आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो कैपिटल गेन का रहेगा। फर्स्ट हम कैपिटल गेन कवर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन थोड़ा सा वाइड एरिया है। तो कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में हम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस प्रोफेशन चेक करेंगे। ये सारा सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर सपोज अगर हमारी ये जो कैपिटल गेन का प्रॉफिट है, हम्म। प्रॉफिट में तो टैक्स लग जाएगा, लेकिन लॉस होगा तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सर? हाँ, उसमें एक्चुअल में रूल्स रहते हैं कि अगर मान लो आपका अगर कैपिटल गेन में अगर लॉस होता है तो आपकी हम्म। अदर इनकम जो है इस साल की कौन कौन सी अदर इनकम है, उससे किससे किससे हम्म। सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, एक तो ये रूल है। और साथ अच्छा। साथ में अगर मान लो अगर उस साल अगर कोई और इनकम नहीं है तो वो नेक्स्ट ईयर हाँ कैरी जी। फॉरवर्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर जब कैरी फॉरवर्ड होता है, नॉर्मली वो 8 ईयर तक मान तो सकते हैं अभी। तो अच्छा। जब वो कैरी फॉरवर्ड होता तो नेक्स्ट ईयर में जो जो इनकम है तो किस किस इनकम से वो सेट ऑफ हो सकता है, वो दोनों रूल हम जब सेट ऑफ हम कैरी फॉरवर्ड वाला जो हमारा चैप्टर आएगा ना उसमें हम कवर करेंगे। हाँ। और जब कैपिटल गेन में है उसमें ओके। भी कवर करेंगे इसको। अब तो जब सर मतलब उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक अगले अगले ईयर ऑटोमेटिक हमें दिख हमको जाएगी करना पड़ेगा, हमारे हमको बुक्स? एक्चुअल में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इसके लिए। जब तक हम रिटर्न ओके। फाइल नहीं करेंगे, अगर हमने मान लो कोई साल रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, हाँ जी। हमने लॉस ही हाँ अगर जी। नहीं दिखाया तो हम नेक्स्ट ईयर उस वो लैप्स हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हम कर ही नहीं सकते हो। तो इसके ना लिए तो हमें हमारा वो लॉस वाली वैल्यू हमें कहीं ना कहीं पुट करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो इसका सीधी सी मतलब। बात है। अगर जैसे मान लो अगर हमारा टैक्सेबल इनकम ये है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो इनकम फ्रॉम ओके। हाउस प्रॉपर्टी में अगर नेट एनुअल वैल्यू हमारी जीरो है, ओके। ठीक है, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में अगर इंटरेस्ट हमने पे किया है हाउसिंग लोन पे, तो हाँ जी। वो माइनस वैल्यू आ जाएगी। तो वो बिल्कुल। लेस हो जाएगा, तो हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा वो। ठीक है, ओके। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब होगा तो उसी साल अगर हमारा कोई और टैक्सेबल इनकम है, वो चाहे सैलरी में हो, हम्म। प्रॉफिट में हो, कैपिटल गेन में हो, या अदर सोर्सेज में हो, वो उससे सेट ऑफ हो तो जाएगी। उससे एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, अगर मान लो कोई नहीं है,
अगर बस हमारा हम्म बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही हमारा लॉस है, और न हमारे हम्म, पास सैलरी आती है, ना प्रॉफिट है कोई, ना कैपिटल गेन है, जी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी ओके, फॉरवर्ड हो जाएगा, बट हमको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। ठीक 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 ना, वो सर, ओके। नेक्स्ट ईयर जब कैरी फॉरवर्ड होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर में अगर कोई इनकम है, तो वो सभी इनकम ओके, से नहीं हो पाएगी, वो सभी इनकम से नहीं हो पाएगी, वो बस अगर आपका कोई दूसरा हाउस है और उस पर अगर आपकी कोई नेट एनुअल वैल्यू आ रही है, या कोई रेंट आ रहा है, तो उससे ही वो सेट ऑफ हो पाएगा। ओके सर, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है थैंक कि यू। मैं नेक्स्ट ईयर, इस साल तो सैलरी से हो सकता है, बट नेक्स्ट ईयर नहीं हो हाँ सकता। जी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर उसी से एडजस्ट हाँ होगा हाँ, ओनली जिससे बस कि उसी, लॉस हुआ हाँ है। उसी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से ही होगा नेक्स्ट ईयर। ओके ओके ओके, थैंक यू बट सर। हो सकता है कैपिटल गेन में अलग रूल हो, ठीक है, बट अच्छा, कैपिटल गेन में भी नॉर्मली यही है कि उसी हेड से ही होता है, नेक्स्ट ईयर तो उसी हेड से ही होता है। ठीक है तो सर। जब हम इस साल कैपिटल, किसी भी इनकम से हो सकता है, बट अगर नेक्स्ट ईयर उसी से होगा हाँ जिससे हाँ लॉस हुआ है। हाँ, बट हम ओ, नहीं, जिससे प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि इनकम फ्रॉम अगर अदर हाँ, सोर्सेज में अगर कोई दूसरा प्रॉफिट है, बट उसी हेड में हो, ओ, उसी हेड में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है सर। ना, और थैंक अभी इसके बाद बस हम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन की मैं नहीं बता रहा अभी, यू। इनकम ओके। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ मैं। ओ, आगे बढ़े फिर। जी सर। ठीक है, हमने देखो बेसिक देख लिया है कि इनकम, हमको बस क्या करना है, फर्स्ट हमारा इनकम टैक्स का क्या रूल है, कि ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू आपको निकाल लेनी है, जिसको ग्रोस टोटल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन, कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सारा ऐड हो जाएगा। तो अभी हम सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एग्जांपल लेने के लिए हमारे पास फर्स्ट है लेट आउट प्रॉपर्टी। हमारे पास ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब हमने रेंट पे दे रखी है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अगर वैल्यू है इसकी, म्यूनसिपल वैल्यू है उसकी, ठीक है, मान लिया कि म्यूनसिपल वैल्यू, अभी हम ओनली 1 मंथ की बात करते हैं, ठीक है, अभी हम 1 मंथ की बात करते हैं। तो मान लीजिए म्यूनसिपल वैल्यू उसकी 8,000 है, ठीक है, हमारे पास कोई वैल्यू है, एक हाउस है 2 BHK, उसकी म्यूनसिपल वैल्यू उस एरिया की 8,000। तो हमारा क्या रूल था, अंडर सेक्शन 23 में क्या था, कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, उनमें से जो भी मैक्सिमम हो वो हम आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट रूल में हमारा ये आएगा, फर्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास म्यूनसिपल वैल्यू है 8,000, और फेयर रेंट वैल्यू है। फेयर रेंट वैल्यू नॉर्मली मैंने बताया था कि मान लो उसी प्रॉपर्टी से कहीं और भी कोई अगर रेंट आ रहा है, तो उसके आसपास वैल्यू कितनी है, मान लीजिए वो 11,000 है, मतलब सेम हाउस दूसरी कॉलोनी में 11,000 में उठा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हुआ, 11,000। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में 11,000 अमाउंट आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट की अगर वैल्यू है, तो मान लीजिए अगर वो स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू 8,000 हुई, ठीक है। तो इन दोनों में से, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो कैलकुलेट हुआ था फर्स्ट स्टेप में, और स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू, इनमें से मिनिमम कौन सा होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 8,000। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू नहीं है, जीरो है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू जीरो है, इसको हम जीरो कर देंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू जीरो है, और मैक्सिमम अमाउंट जो फर्स्ट स्टेप में आया था वो 11,000 आया था। तो इन दोनों को कंपेयर करके जो मिनिमम अमाउंट होगा, तो मिनिमम अमाउंट क्या है, जीरो है। तो अभी तक हमारे पास जीरो वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने एनुअल रेंटल वैल्यू, ये एनुअल लिखा है, हम अभी 1 मंथ की बात कर रहे हैं। तो 1 मंथ का रेंट हमारे पास आता है 15,000, मतलब उस हाउस से 15,000 हमारा रेंट आता है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप में हमने स्टैंडर्ड रेंट से जब कंपेयर किया था मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास जीरो वैल्यू आ गई थी। बट एनुअल वैल्यू से भी हमको कंपेयर करना पड़ेगा, एनुअल वैल्यू 15,000 है। तो एनुअल वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, वही, एक्चुअल में वही आ गई, रेंटल वैल्यू आ गई। तो सीधी सी बात यही है कि लेट आउट प्रॉपर्टी में जो आपने रेंट आप ले रहे हो, वो वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी।
और वैकेंसी लॉस, इसका एक बेनिफिट मिल जाता है वैकेंसी लॉस का। वैकेंसी लॉस का मीन्स कि अगर मान लो कुछ पीरियड वो खाली रहा है, अगर कुछ पीरियड वो मकान खाली रहा है तो उसकी एक बेनिफिट मिल जाता है, तो उसका कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। हमारे पास अनरियलाइज्ड रेंट भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अभी चलते हैं हम। ये कैलकुलेशन ऑफ म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। अगर म्यूनसिपल टैक्स हमने पे किया है, मान लीजिए हमने म्यूनसिपल टैक्स 2000 पे किया है, ठीक है, तो 2000 अगर हमने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो यहाँ पर हमको म्यूनसिपल टैक्स की हमको बेनिफिट मिल जाता था, तो म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर में 2000 आ गया है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स ड्यू कितना है इसको छोड़ दीजिए। एक कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे चलो हम बाद में चलेंगे, एक वैकेंसी पीरियड की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मंथली रेंट, हमारा मंथली रेंट कितना है, हमारा मंथली रेंट है 15,000, और वैकेंसी पीरियड रहता है मान लीजिए 0.25, या हम 0.25 की जगह हम कर सकते हैं 0.33 करते हैं। तो हमने 0.33 क्यों किया, 1 सेकेंड। एक्चुअल में हमारा मंथली रेंट है 15,000, और ये 1 मंथ का है, तो हमने 0.33 किया कि अगर हम हमारा 10 डेज है वो खाली रहा है मकान, तो 10 डेज खाली रहता तो हमने थर्ड पार्ट कर दिया इसका 0.33, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी लॉस हो गया अपना 4950, हमारे कैलकुलेशन आ गई 4950, तो 4950 अमाउंट हमारा इससे कम हो जाएगा। अब इसमें देखिए फर्दर कैलकुलेशन, म्यूनसिपल टैक्स हमारा आ गया 2000, और म्यूनसिपल वैल्यू हमारी आ गई, म्यूनसिपल वैल्यू तो एक मतलब कि एक कोई वैल्यू है, ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू कोई एक वैल्यू है जो हमने यहाँ पर डिसाइड की थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से मान लीजिए एक हमारा टोटल म्यूनसिपल टैक्स कैलकुलेट हो गया 2000, तो 2000 की यहाँ पर हमको बेनिफिट मिल गया, 2000 का बेनिफिट हमको मिल गया। इसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, वो हमको ठीक करना है। इसको अब हमको एक्चुअल में ईयरली चलते हैं, इसको इसको इंटू 12 करते हैं, इसको भी इंटू 12 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्रोस एनुअल वैल्यू में म्यूनसिपल वैल्यू होगी 96,000, पहले हमने मंथ के हिसाब से किया था, अब हम ईयर के हिसाब से करते हैं इसको। तो म्यूनसिपल वैल्यू हमारे पास 96,000 आ गया, फेयर वैल्यू आ गई 1,32,000, तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास आ गया 1,32,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेट हम मान लेते हैं हमारे पास 8,000 इंटू 12, हमारे पास 8,000 इंटू 12 स्टैंडर्ड रेंट आ गया। तो मिनिमम अमाउंट कौन सा है इसका, मैक्सिमम अमाउंट
को हमको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। तो 96,000 ये है, तो मिनिमम अमाउंट आ गया अपना 96,000। उसके बाद एनुअल वैल्यू मतलब एनुअल रेंट, तो एनुअल रेंट हमारा कितना है 15,000 इंटू 12, तो हमारा एनुअल रेंट आ गया 1,80,000। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट हमारा हो गया 1,80,000 और वैकेंसी लॉस हमारा था 4950। तो टोटल ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारी होगी 91,050। इसमें से म्यूनसिपल टैक्स है 2,000 हम कम कर देंगे, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू हमारी हाउस प्रॉपर्टी की आ गई 89,050। अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैंने इसको डिलीट किया तो डिलीट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास वैकेंसी पीरियड कुछ भी नहीं है। तो वैकेंसी पीरियड जीरो हो गया, तो हमारी बस म्यूनसिपल टैक्स का ही हमको डिडक्शन मिल गया है। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारी आ गई 94,000। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में हमको कितना डिडक्शन मिल रहा है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 24A में मिलता है जो 30% है। ठीक है, तो 28,200 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में अभी हम डिटेल डालेंगे। मान लीजिए हमने लोन ले रखा है 10 लाख का, हमने 10 लाख का लोन ले रखा है। ठीक है, डेट ऑफ बोरोवर तो हमने 1 अप्रैल 2013 को लोन लिया था। तो रूल क्या है हमारा कि अगर हमने 1/4/1999 से 1 अप्रैल 1999 से अगर बाद में लोन लिया है तो हमको 2 लाख की लिमिट का डिडक्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर 1 अप्रैल 1999 से अगर पहले लिया है तो हमारा 30,000 का डिडक्शन मिलेगा ओनली। ठीक है, और अगर रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर और रिन्यूअल ओनली रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, ठीक है, वो तो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए था रूल। बट अगर हमने रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर और रिन्यू के लिए लिया है हाउस प्रॉपर्टी के, तो उसका भी 30,000 तक ही हमको डिडक्शन मिलेगा। तो ये रूल तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें यूज़ होगा। अभी है हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में जितना भी उसका इंटरेस्ट है पूरा का पूरा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हमने 8% इंटरेस्ट रेट है अपने। ठीक है, तो 8% इंटरेस्ट रेट है, तो उसके हिसाब से हमारा जितना भी लोन आया, अगर मान लो इसको हमने 30,000 किया, 30 लाख किया, हमने 30 लाख कर दिया इसका। तो 30 लाख करने के बाद देखिए हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या जो प्री एक्विजिशन पीरियड कौन सा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो 31/3/2014 को हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 19 मतलब 31 मार्च 14 को हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इससे पहले हो गया। तो उसमें हमने जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन की है वो की हमने 2,40,000 की। तो 2,40,000 को हमको 5 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 5 में डिवाइड करने के बाद हमारा 48,000 अमाउंट आ जाएगा। तो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट बोल दो या इसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोल दो। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा 48,000। और करंट ईयर का अगर हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट अगर मान लीजिए करंट ईयर का इंटरेस्ट 2,50,000 है, तो पूरा पूरा हमको
इसका डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी में जो भी हमारा इंटरेस्ट है, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, वो पूरा पूरा 2,50,000 का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। अब देखिए, हमने उस लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यस सर। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जो हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसमें देखिए इंटरेस्ट कंपोनेंट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट 6568। तो हम 6568 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 6568। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट इतना ही है, 60,000। तो हमारा जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो 94,000 है। उसमें से रेगुलर इंटरेस्ट का बेनिफिट हमको ये मिल गया 60,000, या स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ये मिल गया 28,200। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ये मिल गया 28,200। इंटरेस्ट का बेनिफिट हमको 1,08,000 मिल गया। 1,08,000 में देखिए 60,000 है और साथ में 48,000 है, तो दोनों को हमने डिवाइड वो किया, माइनस किया, तो टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा माइनस में आ गया, तो हमारा ये लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए, अगर लोन हमने कम लिया होता, अगर मान लो 30 लाख की जगह हमने लोन 1 लाख ही लिया होता, तो 1 लाख अगर लेते, तो हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था वो 80,000 आता था। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते, तो 16,000 हमको यहाँ बेनिफिट मिलता। और अगर रेगुलर इंटरेस्ट हमारा ओनली 50,000 ही रहता, या इसको थोड़ा 45,000 कर देता। वो 10 लाख है सर, वो 1 लाख नहीं हो पाया ना वो एक्चुअली। है जी, वो 10 लाख हो गया था वहाँ पर। यहाँ पर हाँ नहीं नहीं, ये तो 10 लाख, ये तो इसने लोन लिया है, हाँ जी हाँ जी। ये तो उसने 10 लाख लोन ले रखा है। तो 10 लाख लोन ठीक है। लेने पे उसका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो 80,000 आ गया। जी जी जी। तो 80,000 को वो वो 5 से, सुनने में मेरे ख्याल से सुनने में गलती हुई थी, आप 1 लाख कह रहे थे मेरे ख्याल से ना। नहीं नहीं, वो 10 लाख है, 1 लाख हो सकता है गलती से बोल दिया मैंने। ओके। हाँ, मैंने मतलब मैंने पहले 30 लाख कर रखा था, तो 30 लाख को मैंने 10 लाख में अभी 10 कन्वर्ट कर लाख दिया, कर क्योंकि दिया, हम ओके राइट हमारा राइट हाँ लॉस आ राइट। रहा था। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमारा अगर प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट में देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमारा 4,800 आ गया। ठीक है, 4,800 के लिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम कर दिया। अगर इंटरेस्ट पोर्शन हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा फिर जितना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा। अब हम करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिंपल है, नेट एनुअल वैल्यू हमारा नील है, क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू तो हमारा नील रहेगा। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। और साथ में जो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है अंडर सेक्शन 24B, उसमें देखिए इसमें है इंटरेस्ट ऑन लोन में रेगुलर इंटरेस्ट का मिल जाएगा जो हमने पहले लिया था, और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का मिल जाएगा। दोनों को मिलने के बाद हमारा, अगर आप देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग में लोन, अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा 1 लाख का लोन है, 1 लाख का सॉरी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 1 लाख का बेनिफिट हमको यहाँ पर मिल जाएगा, तो हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। हमारा टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये एनुअल वैल्यू कुछ नहीं है, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट हम कोई भी, अगर हमारा कोई टैक्सेबल सैलरी है उससे ले सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए देखिए 1999 से पहले लोन लिया हुआ नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, और परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, वो 5 ईयर में कंप्लीट हो गया हो, तभी हमको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमको बस 30,000 तक ही बेनिफिट मिलेगा। और ये 30,000 का बेनिफिट भी सेम केस में मिलेगा कि अगर हमने रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लिया है। ठीक है, जी। एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर भी है। अब जैसे म्यूनसिपल वैल्यू हमारे पास अगर 1,44,000 है, और फेयर रेंटल वैल्यू हमारे पास 1,50,000 है। ठीक है, तो हमारा नॉशनल रेंट आ गया 1,50,000, क्योंकि हमको इन दोनों में से हायर लेना है। उसके बाद अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट भी 1,80,000 है,
1,38,000 है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंटेड वैल्यू बोलते हैं इसको, तो हम दोनों को इन दोनों को हायर लेना है, तो हमारा 1,38,000 आ गया, सॉरी लोअर लेना है, तो 1,38,000 आ गया। और अगर हमारे पास एक्चुअल रेंट रिसीव भी है 1,50,000, तो इन दोनों में से हमको हायर लेना है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्चुअल रेंट रिसीव आ गया वो वैल्यू आ गई है। और अगर हमारे पास अनरियलाइज रेंट है, मतलब ये रेंट हमारे पास रियलाइज नहीं हुआ है, तो हमारे पास ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1,35,000। उसमें से अगर हमने म्यूनसिपल टैक्स कुछ पे किया है तो उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा 12,500, तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,22,500। उसके बाद हमारा वो डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो 30% का नेट एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा जो 36,750 का है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अगर कोई किया है तो टोटल इंटरेस्ट का 1/5 हमको मिल जाएगा इस साल में। तो अब मान लिया हमने 12,540 हमारा वो इंटरेस्ट है, और अगर हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट है कोई जो हमने यहाँ पर देखा है, अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट हमको यहाँ से ले लेना है, तो अगर मान लो वो वाली वैल्यू अगर 14,533 होती तो ये वैल्यू आ जाती, तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 58,677 वैल्यू हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर मान लो सर इंटरेस्ट इसमें पोर्शन जो है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें एटीसी में मिलेगा, है ना उसका बेनिफिट? हाँ जी, अगर इसका अब जैसे ये देखिए ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में तो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो एटीसी में हमको बेनिफिट मिल जाएगा, बट ये बेनिफिट हमारा 1,50,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल जी। सकता, क्योंकि 1,50,000 में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, डिडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, हाँ जी सर। तो एटीसी वाला हमारी एक सेपरेट क्लास रहेगी, तो उसमें हम सारे उसमें पार्ट देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं उसमें, तो उसमें से एक ये पार्ट भी दिखेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो हमको जी। वहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा इसका। ओके सर। अब बताइए कोई डाउट हो तो। नो सर। ये तो और सिंपल सर है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। क्योंकि खुद प्रैक्टिस करेंगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आपसे डिस्कस करेंगे, ऐसे ही नहीं, होता इसका एक आसान तरीका है कि कई बार जैसे फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, तो है। वो यस लोग सर। बोलते हैं यार इनकम टैक्स की रिटर्न भर दो, तो आप उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते रहा कीजिए, तो ओके। इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर। यही एक तरीका है प्रैक्टिकल करने नहीं, का। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो प्रॉब्लम्स मिलती रहेंगी। हाँ, तो एक्चुअल में ना रियल जो प्रॉब्लम्स आएगी ना वो वही प्रॉब्लम होती है। ऐसे। ठीक हाँ, है। तो क्योंकि कई लोग ना शेयर मार्केट में भी डील करते हैं, तो शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उनको किसी को पता नहीं होता, शेयर तो खरीद लेते हैं, प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, पर उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करें ये नहीं पता होता उनको, ठीक है, तो वो गूगल वूगल तो कर लेते हैं, नेक्स्ट बट कई ईयर बार जून कंफ्यूजन हो जुलाई में जाता पता चलेगा। है जी। नेक्स्ट ईयर जब रिलीज होगा सर फॉर्म 22, 23, हाँ जी, 24 का, हाँ जी, तब हाँ हाँ, पता इस चलेगा। बार आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, खुद ही भरिए, या अपना अगर खुद आप मतलब अपनी रिटर्न भी किसी और से भरवा रहे हैं तो खुद ही कीजिए। चलिए फिर कल स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन। हाँ, तो कैपिटल गेन कंप्लीट होने के बाद अदर सोर्सेज का करेंगे, और उसके बाद फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन का स्टार्ट करेंगे। सर कैपिटल का मतलब ऐसे मनी तो होता है ना? कैपिटल गेन, वैसे तो कैपिटल के कई डेफिनेशन होते हैं, जैसे अगर आप इनकम टैक्स में देखेंगे तो कैपिटल गेन यही हो गया, और अगर हम अकाउंट्स में देखेंगे तो ओके। कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल भी होता है। मतलब पैसे का आदान हाँ, प्रदान। पैसे से ही है मतलब ये। ठीक है। और कैपिटलाइज बोल सकते हो इसको। एक तो होता है रेवेन्यू, जैसे अकाउंटिंग में देखेंगे तो रेवेन्यू पोर्शन और कैपिटल पोर्शन, ठीक है, क्योंकि जिस यस पे सर। सर किसी से गिफ्ट लिया है जैसे, तो वो कैपिटल गेन होगा या हमारा वो उस अदर अदर सोर्स में आएगी वो इनकम? वो तो अदर सोर्स में आएगी, इसमें अदर गिफ्ट में सोर्स में इसमें आएगी, हाँ नहीं सर। आएगा। एक्चुअल में जो कैपिटल गेन है ना, तो कैपिटल गेन नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल आपका क्या होता है, असेट्स, ठीक है, असेट्स को आप अगर सेल करते हो, वो चाहे शेयर कैपिटल हो वो भी असेट्स है, तो एक्चुअल में शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बट आता तो बैलेंस शीट के असेट साइड में है वो, ठीक है। एसेट नहीं है जी। तो आपका जो बैलेंस शीट का असेट साइड अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। वो कैपिटल गेन हो, ठीक हाँ, है। लॉजिक ये है। तो और कोई डाउट हो तो हेलो। बताइए।
नो सर कोई नहीं सर आप पढ़ाते रहो तो नो स्टॉप ही पढ़ाते हो, हैं जी थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी कर लिया अगर। कॉमेडी के लिए कोई नहीं आपको छोड़ रखा है, आप थोड़ा वो जोक वोक सुना दिया करो। कॉमेडी सॉरी सर मैं ऐसे ही बोल रही थी। अरे शीतल जी आप नहीं नॉन स्टॉप पढ़ाते रहते हैं ना इसलिए। हाँ वो मैं थोड़ा समझ break गया। भी- एक्चुअल में इनकम थोड़ा टैक्स सा पार्ट है break ना हो जाए। वो इतना बोरिंग है क्योंकि है तो लो ही है। इसीलिए सर। हाँ तो कोई बात नहीं, कल से हम्म। फिर कॉमेडी की तैयारी करके आनी पड़ेगी साथ में। नहीं सर मैं तो मजाक कर रही हूँ। अगर मान लो मैं भी सर मस्त कैपिटल हुआ गेन है होगा। तो मैं देखूंगा कि कैपिटल गेन के ऊपर कितने जोक बन सकते हैं, तो एक दो जोक का तो छौंक लगाना पड़ेगा। सर मैंने एक मीम भेजा था ना जिसमें लिखा था योर प्रॉफिट्स यू गिव योर लॉसेस यू कीप। गवर्नमेंट का ये काम होता है। नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी कॉमेडी से रिलेटेड, तो पक्का इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा पक्का 100%। सर आप पढ़ते हो ना तो नॉन स्टॉप पढ़ते हो, लेकिन हम नॉन स्टॉप पढ़ नहीं सकते ना, आपकी नहीं तो तो आप रूटीन बीच नहीं में है। एक्चुअल में स्टॉप कर दिया कीजिए और बोल दीजिए कि हम बोर हो गए हैं तो थोड़ा सा हाँ। इंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो हम फिर स्टार्ट कर देंगे एंटरटेनमेंट। Okay, okay. एक्चुअल में लोगों का फीडबैक नहीं आ पाता ना, दिक्कत ये है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा फीलिंग हो रहा है, तो बीच बीच में नहीं अपनी अच्छा था सर, हाँ क्लास जी तो अच्छा था। हाँ जी, तो अपने ना फीडबैक दी जाएगी बीच में, तो मुझे भी आइडिया लगेगा। चलिए और कुछ बात, सर थैंक यू। चलिए नहीं सर बस। ओके नमस्ते, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। ओके।